हेलो, वेलकम टू टेट प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, जो कि 5 मार्च 2022 को स्टार्ट हुई थी। उसका शिफ्ट 2 का पेपर हम करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रेणी में यह आएगा। अभी लेटेस्ट जो मध्य प्रदेश वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 वाली आई है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में आप इन्हें तैयारी के रूप में आप कर सकते हैं। ईवीएस पर्यावरण के प्रश्न होंगे, 61 से 90 तक प्रश्न होंगे, टोटल 30 प्रश्न होंगे। हम आगे करने जा रहे हैं यहाँ से 61 से लेके तो 90 तक के प्रश्न। 61 से लेके 90 तक के प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 61 आपके सामने है, 61 आपके सामने है। द डिसीज विच कैन बी कॉज्ड बाय स्टैग्नेंट वाटर। ठहरे हुए पानी से रोग होता है। ऑप्शन ए पोलियो होता है, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स होता है, ऑप्शन सी निमोनिया होता है, ऑप्शन डी मलेरिया होता है। निमोनिया की स्पेलिंग देख लीजिए, निमोनिया, मलेरिया, पोलियो, चिकन पॉक्स। ठहरे हुए पानी से रोग होता है। 10 सेकेंड ये आपको बताइए, ईवीएस के अंतर्गत ये आए, बताइए। तो ठहरे हुए पानी से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। ये ऐसे सवाल है जो आपको याद है तो आप करके आएंगे, नहीं याद है तो आप नहीं करके आएंगे। 62 नंबर का प्रश्न है। यदि आपको नहीं दिखे तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं बेशक। ओजोन लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्प्शन absorption of UV ultraviolet light is found in which layer of atmosphere? ओजोन परत जो यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है, वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत किस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, यह हमें बताना। पहला है स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में, दूसरा है एटमॉस्फेयर वायुमंडल में, तीसरा है मीजोस्फियर मध्य मंडल में, चौथा है एक्सोस्फियर यानी कि बहिर्मंडल। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको, कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, ये आपको बताना है। 62 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेती है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को ओजोन लेयर। सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो स्ट्रेटोस्फियर में है, समताप मंडल में स्थित है। 63 नंबर का प्रश्न है, चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। नेम ऑफ heterotrophs that obtain nutrients by consuming detritus। उन विषम पोषण जड़ों उन विषम पोषणजों हेटेरोट्रॉप्स को क्या कहते हैं? विषम पोषणजों को क्या कहते हैं? जो डेट्रिटस के सेवन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। उन विषम पोषणजों को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स को क्या कहते हैं? जो डेट्रिटस के सेवन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए डेंड्राइट, ऑप्शन बी डेंट्रीटिवोर्स, ऑप्शन सी फ्लोरीवोर, ऑप्शन डी पैलिनीवोर। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। हेटेरोट्रॉप्स का नाम बताना है जो डेट्रिटस के सेवन से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब है डेंट्रीटिवोर्स। ये वैसे वाले प्रश्न हैं जो आपको याद है तो आप करके आएंगे, नहीं याद है तो नहीं करके आएंगे। इसके लिए आपके ईवीएस की नॉलेज, बायोलॉजी और विज्ञान विषय की नॉलेज आपकी भरपूर होना चाहिए।
64 नंबर का प्रश्न है, विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिक्रीज द ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर के परसेंट होना चाहिए, यहाँ प्रेजेंट लिखा है। कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम करती है? लेवल्स प्रेजेंट इन परसेंट इन एटमॉस्फेयर। चलिए ठीक है, पहला वाला देखते हैं। डिफोरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, बी है एनिमल हंटिंग यानी पशु शिकार, सी है माइनिंग यानी खुदाई, डी है वाटर वेस्टेज यानी पानी की बर्बादी। सही जवाब क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन के स्तर को कम करने वाली कौन सी गतिविधि? 64 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही सरल हलवा प्रश्न है कि भैया वनों की कटाई होगी, पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या नहीं होगी, ऑक्सीजन कैसे बने? ठीक, अगला है 65 नंबर का प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डिजर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। वन घास के मैदान और मरुस्थल उदाहरण है बायोम का, कि मैन मेड इकोसिस्टम मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का, या सी बायो जियोग्राफिकली रीजन जैव भौगोलिक क्षेत्र के, या डी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो जो वन है, घास के मैदान है, मरुस्थल है, ये किसके उदाहरण? किसके उदाहरण है ये बताइए। बायोम के हैं कि मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र के, कि जैव भौगोलिक क्षेत्र के, कि कृत्रिम जो मानव ने निर्मित करे उसके। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। 65 नंबर का प्रश्न है। वन है, घास के मैदान है और मरुस्थल है, यानी कि वन घास के मैदान, वन मतलब जंगल, घास के मैदान मतलब घास घास है जिसमें, डिजर्ट मतलब सूखा है, तो ये सब काय के हैं? तो ये बायोम के, काय के हैं? बायोम के उदाहरण है। 66 नंबर का प्रश्न है, द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स इज एब्सेंट इन विच इकोसिस्टम। किस पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है? संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है। तो फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, सी यानी कि बी यानी कि ग्रासलैंड घास के मैदान में, सी यानी कि लेक यानी झील में, डी यानी कि पॉन्ड यानी तालाब। संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित, ये इकोसिस्टम और पारिस्थितिकी इकोसिस्टम का पिरामिड आपको अवश्य पढ़ लेना। तो द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स इज एब्सेंट इन विच इकोसिस्टम। किस पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है? जंगल में अनुपस्थित होता है, घास के मैदान में, झील में या तालाब। तो आपको ये सब तरह के पिरामिड जो है, पारिस्थितिकी तंत्र के जितने भी प्रकार के पिरामिड है वो सारे पढ़ लेने हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड दिया, बताइए। तो द अपराइट पिरामिड जो है उसमें एब्सेंट है, सीधा पिरामिड अनुपस्थित होता है, तो ये जंगलों में अनुपस्थित होता है। फिर अगला 67 नंबर का प्रश्न है, देखिए, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन एन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। पारिस्थितिकी अनुक्रम में अंतिम स्तर समुदाय है। अंतिम स्तर समुदाय, पहला क्लाइमेक्स यानी कि चरमोत्कर्ष, बी है कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, सी है पायोनियर यानी कि प्रथम अन्वेषक, या डी है हार्बीवर्स यानी कि शाकाहारी। इसको लिख देते हैं हम शाकाहारी, क्या लिख देते हैं? शाकाहारी। बताइए, चारों में से सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड दिया। 67 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी अनुक्रम में अंतिम स्तर समुदाय है, सबसे लास्ट में कौन आता है? तो क्लाइमेक्स आता है। इसके नाम से ही ज्ञात है हमें, क्लाइमेक्स आएगा, चरमोत्कर्ष।
आए। चलो अगला, फिर 68 नंबर का प्रश्न है। बड़ा प्रश्न है, आइए पढ़ते हैं। इन श्रीनगर द ओल्ड हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन, bricks and wood. The doors and windows have beautifully arcs which are known as। श्रीनगर में पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी के बने होते हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर वृत्तखंड, मतलब आर्क, इस टाइप के आर्क या इस टाइप के आर्क बने होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है, ऐसे ऐसे अलग अलग डिजाइन के बने होते हैं खिड़कियों में, दरवाजों में, तो इन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेहराब कहते हैं, ऑप्शन बी एसिंडा कहते हैं, ऑप्शन सी बार्न यानी कि खलिहान कहते हैं, ऑप्शन डी सागवान के। क्या कहते हैं? 10 सेकंड दिया आपको, बताइए। जो दरवाजे और लकड़ियों खिड़कियों में सुंदर वृत्तखंड होते हैं, आर्क्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 68 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब। तो इन्हें क्या कहते हैं? तो मेहराब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहराब या महराब। अगला 69 नंबर का प्रश्न है, चलिए दिख रहा होगा आपको। द नेस्ट ऑफ गोल्डन ईगल इज कॉल्ड एज। गोल्डन ईगल के घोंसले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रीड बेड्स कहा जाता है, कंडे का बिस्तर। ऑप्शन बी गिल मोट्स कहा जाता है। ऑप्शन सी रॉकरीज यानी काकाश्रय कहा जाता है, या ऑप्शन डी आयरीज आयरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 सेकंड दिए आपको, सही जवाब दीजिए। गोल्डन ईगल के घोंसले को क्या कहा जाता है? 69 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। तो इसे कहा जाता है आयरी कहा जाता है। गोल्डन ईगल के घोंसले को क्या कहा जाता है? आयरी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 70 है, आखिरी का यहाँ हाउस स्पेरो लिखा है। हम हाउस स्पेरो चलिए पढ़ लेंगे बाद में, पहले प्रश्न क्रमांक 70 पढ़ेंगे कि which among the following birds stitch leaves together with the help of their sharp bills to make a nest using plant fiber as a thread। निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी अपने नुकीले चोंच की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़कर पादप रेशे को धागे के रूप में उपयोग करके घोंसला बनाती है? ऑप्शन है टेलर बर्ड है, दर्जी पक्षी है, ऑप्शन बी हाउस मार्टिन है, ऑप्शन सी रीड वर्बलर है, या ऑप्शन डी हाउस स्पेरो है। प्रश्न क्रमांक 70 है, सही जवाब आपको देना है। 10 सेकेंड दिया। डी आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। एबीसी में से बताइए। उसके नाम से ज्ञात है कि वो नुकीली चोंच की सहायता से पत्तियों को आपस में जोड़कर आपस में सील रही है, तो क्या कर रही है? कौन सा पक्षी हो जाएगा? वो तो दर्जी पक्षी हो जाएगा। कौन सा पक्षी हो जाएगा? दर्जी पक्षी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न 71 नंबर का प्रश्न है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, INTEC नाम है इसका, was founded to stimulate awareness for। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज INTEC की स्थापना जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। ऑप्शन ए वाटर कंजर्वेशन को, जल संरक्षण के लिए। ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए। सी ऑप्शन है कि कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज अमंग द पीपल, लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। ऑप्शन डी कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण। किसके लिए की गई थी इसकी स्थापना INTEC की, आपको बताना। और मेरा अनुरोध रहेगा कि INTEC या भारत सरकार द्वारा जितनी भी इस तरह की NGOs वगैरह बनाए गए हैं, उनके बारे में आप जरूर अवश्य पढ़ के जाए। 71 नंबर का प्रश्न है, 10 सेकेंड दिए आपको, उत्तर दीजिए। INTEC की स्थापना क्यों की गई थी, वो हमें बताना है। तो सी वाला सही है कि लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज अमंग द पीपल। अगला है 72 नंबर का प्रश्न है,
दिख रहा होगा आपको। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI वाज स्टैब्लिश इन विच ईयर? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 2000 में, सन 2000 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1869 में, ऑप्शन डी 1861। सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। 72 नंबर का प्रश्न। तो इसका सही जवाब है ASI की स्थापना जो है, स्थापना वर्ष है 1861। इस प्रकार के जितने भी सर्वेक्षण विभाग है उनकी सबकी स्थापना वर्ष भी आप याद कर ले। 73 नंबर का प्रश्न है, विच टू आर द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ? हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से? ऑप्शन ए है सैनिटेशन एंड हाइजीन, स्वच्छता और आरोग्य शास्त्र। ऑप्शन बी लेजीनेस एंड अंडर एक्टिव, आलस्य और निष्क्रियता। ऑप्शन सी है अनहाइजीन एंड ओवर एक्टिव, मतलब सी, ऑप्शन सी है अनहाइजीन एंड ओवर एक्टिव, यानी कि अस्वास्थ्यकर और अति सक्रिय। ऑप्शन डी सैनिटाइजेशन एंड एक्टिवनेस, स्वच्छता और सक्रियता। तो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक कौन कौन से? तो 73 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। सी और डी आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि दोनों में से सही उत्तर नहीं है। ए और बी में से सही उत्तर आपको बताना। आलस्य और निष्क्रियता है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले के अस्वच्छता और आरोग्य शास्त्र है। यदि आप स्वच्छ नहीं रहेंगे या हाइजीन आप नहीं अपनाएंगे, गलत तरीके का खाना खाएंगे या साफ सफाई वाली जगह से दूर रहेंगे तो आपको निश्चित ही रोग होने की संभावना प्रबल है। तो सैनिटेशन एंड हाइजीन अत्यंत आवश्यक है। ठीक। 74 नंबर का प्रश्न है, which among the following is the most important factor of maintain proper sanitation? उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक? ऑप्शन ए है बाय प्रैक्टिसिंग ओपन डिफेक्शन, खुले में शौच करने से। ऑप्शन बी बाय फॉलोइंग अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल, अस्वच्छ जीवन शैली का पालन करके। ऑप्शन सी बाय एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ ओपन डिफेक्शन, खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके। ऑप्शन डी बाय फॉलोइंग इम्प्रॉपर सैनिटेशन, अनुचित स्वच्छता का पालन करके। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, ये इसका सही उत्तर होगा। अब सही उत्तर बताइए, 10 सेकंड दिया आपको। 74 नंबर का, अगर उचित स्वच्छता बनाए रखना है आपको तो क्या करना चाहिए? तो एडवर्टाइजमेंट भी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तो कौन से ऑप्शन में आपको दरवाजा बंद दिख रहा है, बताइए। 74 नंबर का है कि बाय एंडिंग द प्रैक्टिस ऑफ ओपन डिफेक्शन, खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके हम उचित स्वच्छता बनाए रख सकते हैं। ठीक। 75 नंबर का प्रश्न है, सभी ऑप्शन दिखेंगे आपको। Which of the following space या aerospace or aerospace agencies is correctly matched with its country? निम्नलिखित में से कौन से अंतरिक्ष या एरोस्पेस एजेंसी अपने देश के साथ सही सुमेलित? ऑप्शन ए है सुपारको स्पेन से। ऑप्शन बी है कोनिडा कनाडा से। ऑप्शन सी है सांसा दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन डी है साउ या SSAU सऊदी अरब। कौन सी वाली सही है हमें बताना है, तो गलत गलत कौन कौन सी है वो आप छाट के अलग कर लीजिए। तो सही वाली है ये सांसा, साउथ अफ्रीका वाली। बाकी सब गलत। तो कौन सी सही है? तो सांसा यानी कि दक्षिण अफ्रीका की सांसा अंतरिक्ष एजेंसी है। 76 नंबर का प्रश्न है, आधे ऑप्शन नीचे है आधे ऊपर है। द AESA इज द स्पेस एजेंसी ऑफ। ESA अंतरिक्ष एजेंसी है, ऑप्शन है इजिप्ट यानी कि मिस्र की। मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं। ऑप्शन बी यानी इक्वाडोर, इक्वाडोर की। ऑप्शन बी इक्वाडोर हो गया। ऑप्शन सी एरिट्रिया की। ऑप्शन डी यूरोप। तो छोटा कर देते हैं आपको, देखिए
ईएसए अंतरिक्ष एजेंसी किसकी अंतरिक्ष एजेंसी है आपको बताना है 76 नंबर का प्रश्न। तो ईएसए ईएसए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यानी कि यूरोप की है। किसकी है? यूरोप की। फिर अगला है 77 नंबर का प्रश्न। देखिए, द एरियल 1 was the first satellite of which is the following countries? एरियल 1 निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है? ऑप्शन ए यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑप्शन बी यूके यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी रशिया यानी कि रूस, ऑप्शन डी चाइना यानी कि चीन। एरियल 1 किसका है इनमें से? ये हमें बताना है, बताइए। 77 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। 10 सेकंड दिए आपको। अंतरिक्ष और विज्ञान एक टॉपिक था पूरा एमपीटेट वर्ग 3 में, इससे बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो आप अंतरिक्ष से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ लीजिए। और अंतरिक्ष से रिलेटेड कुमार गौरव सर है उत्कर्ष क्लासेस के, उनका भी एक वीडियो है अच्छा खासा डिटेल में है, तो अंतरिक्ष पर उनका वीडियो भी आप पढ़ लेना, देख लेना, तो उसके भी नोट्स आप बना लेना, और अन्य टीचर्स के भी बहुत सारे हैं। चलिए 77 नंबर का प्रश्न देखिए। एरियल 1 किसका है? तो पहला उपग्रह किसका था? एरियल 1 ये यूके का था, यूनाइटेड किंगडम का पहला उपग्रह सैटेलाइट था एरियल 1। एरियल 1 नाम था इसका। 77 नंबर का प्रश्न, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर का प्रश्न है, चलिए देखते हैं। इन विच ईयर वाज IRS 1A सक्सेसफुली लॉन्च? IRS 1A को किस वर्ष सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? ऑप्शन है 1982, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1988। सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया आपको। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ऐसा कुछ नाम है इसका। तो इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कब किया गया था? 78 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया। तो IRS 1A इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था 1988। कब किया गया था? 1988। ठीक, 1988 में 78 नंबर का प्रश्न 1988 में किया गया था। 79 नंबर का प्रश्न देखिए। Which among the following Earth observation satellite was launched most recently by ISRO? अब मोस्ट रिसेंटली का मतलब कब? तो ये परीक्षा हुई थी 5 मार्च 2022। तो 2022 की टाइमलाइन में देखना, करंट का प्रश्न था, ये करंट अफेयर से रिलेटेड। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन ए है राइसेट 2B/R1, ऑप्शन बी है EOS 03, ऑप्शन सी है हाइसिस, ऑप्शन डी है कार्टोसेट। सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया आप। कौन सा ग्रह छोड़ा गया? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कौन सी छोड़ी गई थी? 79 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कार्टोसेट 3 भी दिख रहा है, डी वाला। 79 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 सेकेंड दिया। सेवेंटी नाइन नंबर का प्रश्न है, सही जवाब है EOS 03 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS, इससे ही पता चल रहा था। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 80 नंबर का प्रश्न है। सरल इज जॉइंट सैटेलाइट मिशन ऑफ ओशियनोग्राफिक स्टडीज ऑफ इंडिया एंड सरल जो है भारत और रिक्त स्थान के समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए संयुक्त उपग्रह मिशन है। तो भारत के साथ कौन सा राष्ट्र सम्मिलित है इसमें सरल वाले में? रशिया है, रूस है, या बी फ्रांस यानी कि फ्रांस है, ऑप्शन सी इजराइल यानी कि इजराइल है,
ऑप्शन डी श्रीलंका यानी कि श्रीलंका। कौन सा है सरल में? सरल जॉइंट सैटेलाइट मिशन है। तो इस सैटेलाइट मिशन में भारत के साथ कौन सा राष्ट्र सम्मिलित है आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 80 है। तो सरल में भारत के साथ फ्रांस है। सरल में भारत के साथ कौन सा है? तो फ्रांस। 81 नंबर का प्रश्न है। व्हाट डज द acronym of satellite mission SARAL launched in 2013 stand for? 2023 में लॉन्च किया गया उपग्रह मिशन सरल के संक्षिप्त नाम का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म हमें बताना है सरल का। ऑप्शन है सैटेलाइट फॉर राउंड एल्टीट्यूड, सैटेलाइट फॉर राउंड एल्टीट्यूड, या बी है सैटेलाइट विथ आर्गोस एंड एल्टेक, सैटेलाइट फॉर आर्गोस एंड एल्टेक, या सी है सैटेलाइट फॉर अरेबियन सी रिसर्च। अब इसमें फ्रांस का साथ में ऑप्शन डी सैटेलाइट विथ आर्गोस एंड एल्टिका। फुल फॉर्म आपको बताना है। तो देखो SARAL, सब में SARL आ रहा है क्या? 81 नंबर का प्रश्न है। तो देखो सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। सरल, सरल, सरल। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा सरल, सरल। कौन सा है? सैटेलाइट फॉर आर्गोस एंड अर्टिका, ये डी वाला सही हो जाएगा 81 नंबर का। अगला देखते हैं सैटेलाइट फॉर आर्गोस एंड अर्टिका। 82 नंबर का प्रश्न है। चारों ऑप्शन दिखेंगे आपको, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वर्क हॉर्स ऑफ इसरो? निम्नलिखित में से इसरो के लड्डू घोड़े वर्क हॉर्स ऑफ इसरो के रूप में क्या जाना जाता था? ASLV जाना जाता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी PSLV, ऑप्शन सी GSLV M की मार्क सेकंड, ऑप्शन डी GSLV मार्क थर्ड। तो वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसे माना जाता है वो हमें बताना है। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, ASLV को, PSLV को, GSLV मार्क सेकंड को, GSLV मार्क थर्ड। 82 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो वर्क हॉर्स ऑफ इसरो PSLV को माना जाता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। अगला 83 नंबर का प्रश्न है। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेजेस आर देयर इन इसरो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV? तो इसरो के PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट के कितने चरण है? ऑप्शन ए 3 चरण है, ऑप्शन बी 4 चरण है, ऑप्शन सी 5 चरण है, ऑप्शन डी 2 चरण। कितने चरण है, कितने चरणों में, कितनी स्टेजेस में लॉन्च होता है वो हमें बताना है। कितनी स्टेजेस है इसमें PSLV में वो हमें बताना है। 83 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो 83 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के 4 स्टेजेस। कितनी है? 4 स्टेजेस है। 84 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, पहले ये वाला पार्ट हम पढ़ लेंगे फिर ऑप्शन पढ़ेंगे। Who has the administrative control of New Space India Limited NSIL? DRDO, NSIL को कौन कंट्रोल करता है? DRDO करता है या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? या चूज द करेक्ट कोड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? DRDO के पास है कि अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के पास? निम्नलिखित में से सही कोड हमें चुनना है। तो देखिए पहला है कि केवल एक DRDO के पास है, बी है DRDO, ये बी है अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, सी है दोनों के पास है DRDO और
अंतरिक्ष विभाग दोनों के पास। डी है कि नेदर वन और नॉर टू, ना तो एक के पास ना ही दो के पास, ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब दीजिए, किसके पास है NSIL का कंट्रोल? प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास है? 84 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया आपको। तो DRDO क्या है हमारा? वो हथियार वगैरह और सेना के लिए जो हथियार वगैरह डिजाइन करना, ये सब DRDO करता है। और टैंक वगैरह बनाना, अलग अलग तरह के हथियार बनाना, और भी नए बहुत सारे काम है। लेकिन NSIL जो है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा कंट्रोल अंतरिक्ष विभाग यानी कि भारत सरकार के पास। तो ओनली 2 वाला सही हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न है, इन विच ईयर डिड द geosynchronized satellite launch vehicle GSLV Mark II have its first flight? भूतल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क 2 GSLV मार्क 2 ने किस वर्ष अपनी पहली उड़ान भरी? ऑप्शन है 1998, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2007। कब भरी उड़ान? ये उड़ान कब भरी उनने पहली? GSLV मार्क सेकेंड ने कब पहली उड़ान भरी, ये हमें बताना। बताइए, 10 सेकंड दिया आपको, बताइए। GSLV मार्क सेकेंड कब पहली उड़ान भरी, ये बताना है हमें। तो सन 2001 में इन्होंने पहली GSLV मार्क सेकेंड की पहली उड़ान भरी गई। ठीक। 86 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न, देखिए। Which of the following statement about geosynchronous satellite launch vehicle GSLV Mark II is not correct? जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है। भूतल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क सेकंड GSLV मार्क सेकंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए, द फर्स्ट लॉन्च ऑफ GSLV वाज अनसक्सेसफुल। GSLV का पहला प्रक्षेपण असफल रहा, मतलब पहली बार जो उड़ान भरी भेजा अंतरिक्ष में वो असफल था। दूसरा है बी वाला, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क सेकंड GSLV मार्क सेकंड इज द लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इंडिया। भूतल्यकाली उपग्रह प्रमोचक रॉकेट मार्क सेकंड GSLV मार्क सेकंड भारत द्वारा विकसित सबसे बड़ा लॉन्च वाहन है। ऑप्शन सी है, दिस फोर्थ जनरेशन लॉन्च व्हीकल इज अ 3-stage व्हीकल विथ 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन। यह चौथी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान 4 तरल स्ट्रैप ऑन के साथ 3 चरण वाला वाहन। ऑप्शन डी, GSLV कैन लॉन्च अप टू 5000 kg पेलोड टू लो अर्थ ऑर्बिट LEO। GSLV निम्न पृथ्वी कक्षा LEO में 5000 किलो नित भार पेलोड तक प्रक्षेपित कर सकता। तो कौन सी गलत है बात, वो हमें बताना है। 86 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। तो बाकी सब सही बातें हैं, एक को छोड़ के, कि GSLV का पहला प्रक्षेपण असफल रहा, ये गलत है, सफल रहा था। और बाकी सब सही बातें हैं इसके बारे में। ठीक, अगला करें। 87 नंबर का प्रश्न है, दो इधर दिए हैं ऑप्शन, चलेगा। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। एन एक्सप्रेशन बाय चिल्ड्रन विद सम नोवेल्टी इज रिक्त स्थान इज स्पेस एक्सप्रेशन। बच्चों द्वारा कोई भी अभिव्यक्ति नवाचार तरीके से की गई उसे रिक्त स्थान अभिव्यक्ति कहते हैं। नवाचार तरीके से। ऑप्शन ए क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, ऑप्शन बी ड्रामेटिक यानी कि नाटकीय, ऑप्शन सी सोशल यानी कि सामाजिक, और ऑप्शन डी है एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य शास्त्र। देखिए, सही जवाब दीजिए, 10 सेकेंड दिया। पेडागोजी संबंधित प्रश्न है, बच्चों द्वारा कोई भी अभिव्यक्ति नवाचार तरीके से की गई है उसे रिक्त स्थान अभिव्यक्ति कहते हैं। क्या अभिव्यक्ति कहेंगे आप? कैसी अभिव्यक्ति कहेंगे? क्रिएटिव
क्रिएटिव एक्सप्रेशन कहेंगे कि ड्रामेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे कि सोशल एक्सप्रेशन कहेंगे कि एस्थेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। 87 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया। तो नवाचार शब्द आ जाए वहां क्रिएटिव होगा, रचनात्मक होगा। ठीक, अगला है 88 नंबर का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है। पहले इसका ये भाग हम पढ़ लेते हैं, फिर सही कोड हम चुनेंगे। The teacher should plan lesson with activities that aim to nurture dash among the young learner in the class. शिक्षक को उन गतिविधियों के साथ पाठों की योजना बनानी चाहिए जिनका उद्देश्य कक्षा में युवा शिक्षार्थियों के बीच रिक्त स्थान का पोषण करना है। ऑप्शन ए एक्सप्रेसिवनेस यानी कि अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी क्रिएटिविटी, मतलब इसमें ये दिए फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे क्रिएटिविटी रचनात्मकता, थर्ड पे इमेजिनेशन यानी कल्पना, चौथे पे फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि शारीरिक शक्ति। अब सही कोड चुनना है हम। सही कोड हमें चुनना है। तो देखिए, ये हिंदी वाला हाँ, हिंदी वाला रहने देते हैं, ये ठीक। अब आपको बताना है कि केवल 2 यानी कि रचनात्मकता, 2 और 3 यानी कि रचनात्मकता कल्पना, और सी 2 और 4 यानी कि रचनात्मकता शारीरिक शक्ति, या डी 1 2 3 ओनली अभिव्यक्ति रचनात्मकता कल्पना। ठीक, अब सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया आप। ये पूरा प्रश्न है, आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, जूम करके भी देख सकते। 10 सेकेंड दिया आपको। उन गतिविधियों के साथ पाठ की योजना बनाई जानी चाहिए जिनका उद्देश्य कक्षा में युवा शिक्षार्थियों के बीच किसका पोषण करना है। तो हमें एक्सप्रेसिव अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेसिवनेस का, क्रिएटिविटी का, कि इमेजिनेशन का, कि फिजिकल स्ट्रेंथ का। 88 नंबर का प्रश्न है, सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया आपको। तो जिसमें ज्यादा समाहित है वो सही होगा, यानी कि अभिव्यक्ति रचनात्मकता कल्पना तीनों होनी चाहिए, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न देखेंगे। A teacher has given assignment to a student to draw a tree near her and all those things that she can see around that tree. Which method of learning is this? एक शिक्षिका ने छात्र को अपने पास के एक पेड़ का चित्र बनाने का कार्य दिया और वह सभी चीजें जो वह उस पेड़ के चारों ओर देख सकती है, ये अधिगम का कौन सा तरीका? तो ऐसा चित्र बनाना है कि पेड़ का बनाना है, पेड़ के आसपास क्या है उनका भी बनाना है। तो ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन मेथड यानी कि अवलोकन विधि कहते हैं, ऑप्शन बी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड प्रदर्शन विधि, ऑप्शन सी क्रिएटिव एक्सप्रेशन मेथड यानी कि रचनात्मक अभिव्यक्ति विधि, ऑप्शन डी प्ले वे मेथड यानी कि खेलकूद विधि। कौन सी विधि है आपको बताना है। ठीक है, बताइए। प्रश्न क्रमांक 89 है, बताइए। सही जवाब दीजिए। 10 सेकेंड दिया। सेकेंड लास्ट प्रश्न है। तो क्या किया कि एक पेड़ का चित्र बनाने का कार्य दिया और उसके सभी चीजें जो उस पेड़ के चारों ओर हो, तो चारों ओर देखेगी बालिका तो अवलोकन करेगी, ऑब्जर्वेशन करेगी, तो ऑब्जर्वेशन मेथड है इसका। अगला लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, 90 नंबर का प्रश्न है। देखिए, 90 नंबर का प्रश्न देखिए। नॉन वर्बल आर्ट often encourage students to express those thoughts and feelings which they do not like to say. Which creative expression can be seen? मूल कलाएं अक्सर बच्चों को वह अभिव्यक्ति करने के लिए प्रेरित करती है जो वे बोलना नहीं चाहते। इस माध्यम से कौन सी रचनात्मक अभिव्यक्ति देखी जा सकती? तो ऑप्शन ए स्पीच यानी भाषण, ऑप्शन बी लाइव परफॉर्मेंस ऑफ बैंड का लाइव प्रदर्शन,
ऑप्शन सी म्यूजिक यानी कि संगीत, ऑप्शन डी मूवमेंट एंड डांस, गति एवं नृत्य। सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड दिया। मूल कलाएं जो नॉन वर्बल आर्ट है, जिनमें मूल लिखा या मूक लिखा होना चाहिए, नॉन वर्बल आर्ट है, तो वो किसमें रचनात्मक अभिव्यक्ति देखी जा सकती है? इस माध्यम से कौन सी रचनात्मक अभिव्यक्ति देखी जा सकती है? 90 नंबर का प्रश्न है। मूवमेंट और डांस देखा जा सकता है, इससे गति एवं नृत्य देखा जा सकता है। नॉन वर्बल जिसमें बातचीत नहीं हो, तो किसमें? स्पीच में तो बातचीत होगी, तो ये तो नहीं होगा। बैंड का लाइव प्रदर्शन, वो भी गाना वाना गाएंगे। म्यूजिक यानी कि उसमें भी गाना वाना गाएंगे। और मूवमेंट एंड डांस, गति एवं नृत्य, इसमें ये नहीं होगा। अब आपको मैं बता दूं कि देखो 90 नंबर का प्रश्न पेडागोजी से था, 89 नंबर का मतलब 2, 3 और 4 प्रश्न केवल इसमें पेडागोजी के आए थे। पहली जो एमपीटेट वर्ग 3 हुई है, क्या हुई है? ये एमपीटेट वर्ग 3 जो थी 2020 वाली, जिसकी एग्जाम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020, जिसकी एग्जाम 5 मार्च 2022 से स्टार्ट हुई थी, इसमें देखो पेडागोजी कितनी कम आई। और इसमें भी लिखा था बकायदा, जो आपका अभी जो नोटिफिकेशन आया वैसा ही नोटिफिकेशन उसका भी था, एमपीटेट वर्ग 3 का पात्रता परीक्षा का। तो उसमें पेडागोजी 15 नंबर की दी थी कि 15 नंबर की पूछेंगे, लेकिन आए कितने प्रश्न इस पेपर में? 4 प्रश्न। तो आपको उस मुगालते में नहीं रहना है, आपको सारी तरह की पढ़ाई करना है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना है, और जितना हो सके कंटेंट आप पढ़े, पेडागोजी भी पढ़े, आप सब चीजें पढ़े, और जितनी प्रैक्टिस आप कर सके उतना अवश्य करें। ठीक है? ठीक। अब जब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना। आने वाले अन्य वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिए। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए आने वाले वीडियोस में हम सीटीपी वगैरह और अ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाने की कोशिश आपको अवश्य करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, दूसरे लोगों से सब्सक्राइब करवाइए ताकि मेरी थोड़ी मदद हो सके। बाकी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। मैं सभी कमेंट के रिप्लाई अवश्य देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।